हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा वीडियो चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 8 है। इसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए अभ्यास प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 29 क्वेश्चंस है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने थ्योरी के 7 वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं जिसमें हमने इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी डिस्कस की थी, उसी क्रम में जिस क्रम में आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, तो उनको आप सबसे पहले देखें। उसी के बाद आप क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ें ताकि आपको पता चल सके कि ये चैप्टर आपकी कितने समझ में आया है। और जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है उनको एक काम करना है कि देखना है कि 29 क्वेश्चंस में से उनके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। उसी के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इस चैप्टर को वापस से रिवाइज करने की आवश्यकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया था? तो आपको पता है रदरफोर्ड ने जब अल्फा विकिरण का प्रयोग किया था तो उसने एक सोने की पन्नी ली थी। ठीक है, उस पर एक बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा था, याद होगा आपको। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से द्विआवेशित हीलियम कणों का उत्सर्जन हुआ था और वो सोने की पन्नी पर जाकर आपतित हुए थे। कौन से कण थे? द्विआवेशित हीलियम कण, यानी कि He2+। और इन द्विआवेशित हीलियम कणों को ही कहा जाता है अल्फा कण। ठीक है, याद रखना है आपको, द्विआवेशित हीलियम कणों को ही कहा जाता है अल्फा कण। और जब एक से अधिक अल्फा कण एक ही दिशा में गति करेंगे तो विकिरण का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के विकिरण का क्या नाम हो जाएगा? अल्फा विकिरण। तो क नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको चीज़ों को वापस से याद दिलाता रहूँगा ताकि आप रिलेट आसानी से कर पाएँ। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। तो ये बिल्कुल रूप से ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। ऑप्शंस जिस प्रकार से होंगे उसी प्रकार से हमें आंसर देना है। पहला ऑप्शन है अणु। अणु हमें पता है परमाणु से बड़ा होता है, और तत्व जो है वो भी परमाणु से बड़ा, और यौगिक जो है वो भी परमाणु से बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन, यानी कि परमाणु। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि अगर हमें इसके अलावा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी ऑप्शंस में शामिल होते तो उस स्थिति में हमें इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं वो परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये परमाणु से छोटे होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ऑप्शंस में ये हो तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट आपको करना है। इनमें से कोई एक ही आएगा जिसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण दिया था। तो इसका आंसर आप खुद एक बार दीजिए। इसको 85% स्टूडेंट्स हमेशा रॉन्ग करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि सवाल को ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछा गया है आवर्ती वर्गीकरण। अगर मैं यहाँ से आवर्ती शब्द को हटा दूँ तो इसका आंसर होगा डोबराइनर, क्योंकि सबसे पहले डोबराइनर ने वर्गीकरण किया था। जबकि आवर्ती वर्ड लगने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा मेंडलीव का, क्योंकि मेंडलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। इससे पहले जो डोबराइनर और न्यूलैंड थे उनको हम आवर्त सारणी नहीं कहते हैं। आवर्त सारणी हम किसको कहते हैं? मेंडलीव को। ये फर्स्ट आवर्त सारणी थी, यानी कि फर्स्ट आवर्ती वर्गीकरण था। अगर हमसे पूछ ले कि सेकंड आवर्ती वर्गीकरण किसने दिया तो वो हो जाएगा मोजले का। ठीक है, इसी के साथ आपको पता है डोबराइनर ने अपने त्रिक दिए थे और न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था। तो आवर्ती वर्ड अगर आपके सवाल में नहीं पूछा गया हो तो उसका सही आंसर हो जाएगा डोबराइनर। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। इसका राइट आंसर बड़ा ग होगा। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के किस गुण पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त नियम आपको मैंने याद करवाया था कि तत्वों के गुणधर्म
उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटा ग नंबर ऑप्शन परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसी के साथ आपको मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या फिर कुल प्रोटॉन्स की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, जिसे Z से निरूपित करते हैं। ठीक है, अगर आपको सवाल में पूछ लेता कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी, तो उसका राइट आंसर होता परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन्स की संख्या और कुल न्यूट्रॉन्स की संख्या के योग को परमाणु भार कहा जाता है, जिसे A से रिप्रेजेंट किया जाता है। A का मतलब होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर छोटा ग होगा, क्योंकि हमें आधुनिक आवर्त सारणी का पूछा गया है। नेक्स्ट 5वां सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, परंतु इसे भी कई स्टूडेंट्स गलत करते हैं, क्योंकि इसमें क्रम को कई बार उल्टा दे दिया जाता है। हमें पूछ लिया जाता है कि वर्ग कितने होते हैं और आवर्त कितने होते हैं। हम जल्दबाजी में राइट कर देते हैं 7,18। क्रम का आपको ध्यान रखना है कि आवर्त की संख्या जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उनकी संख्या होती है 7, और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां यानी कि वर्ग होते हैं उनकी संख्या होती है 18। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है कि आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से परिवर्तित होता है? तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक पैटर्न याद करने को बोला था कि जब हम वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है? कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। अब कोषों की संख्या बढ़ती है तो बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ती है, नाभिक से दूरी बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु आकार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ये पैटर्न आपको इस कारण से याद रखना है कि कई बार परीक्षा में सवाल पूछता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ये आंसर पहले ही कर देगा और उसके बीच में आपको रीजन पूछेगा क्यों। तो क्यों का कारण आप इस पैटर्न के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है, इस कारण से आकार बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा घ नंबर ऑप्शन, आकार जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि वांडरवाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है या फिर छोटी होती है। ठीक है, तो वांडरवाल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या आपको स्पष्ट कराई थी मैंने कि जब दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों। इसका चित्र मैं वापस से बनाता हूँ। ये सवाल आगे एक बार फिर से आएगा तो मैं उसको स्पष्ट नहीं करूँगा, यहीं पर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ वांडरवाल त्रिज्या के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो परमाणु लेता हूँ हाइड्रोजन के, जो सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े हैं। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है और ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है। दोनों ने मिलकर के H2 अणु का निर्माण यहाँ पर किया है और इसके संपर्क में मैं एक और H2 का अणु लाता हूँ। इसके संपर्क में मैंने एक और H2 का अणु लिया है जो केवल इसको टच कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल ये इसको टच कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार का H2 अणु है। तो कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो सहसंयोजक बंध वाला जो पोर्शन है परमाणुओं के बीच का, उस स्थिति में नाभिकों की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसका आधा पार्ट, ये आधा जो पार्ट है इसे कहा जाता है सहसंयोजक त्रिज्या या फिर कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, इसका मतलब है सहसंयोजक त्रिज्या। हिंदी में भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सहसंयोजक त्रिज्या ये वाला पार्ट है। जबकि वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है कि जब परमाणु या फिर अणु, हाइड्रोजन के दो अणु हैं यहाँ पर, ये अणु जब आपस में संपर्क में होते हैं तो उस स्थिति में इन दोनों के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा
यानी कि ये वाला पोर्शन ये कहलाता है वांडर वाल त्रिज्या। वांडर वाल त्रिज्या। तो आप देखिए यहाँ पर ये परमाणु जो मैंने यहाँ पर 4 लिए हैं, इन चारों का जो आकार है वो समान है। यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि एक परमाणु के ऊपर दूसरा परमाणु आ रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो कम होगी, ये वाली डिस्टेंस अधिक होगी। यानी कि इसका जो आधा पार्ट है वो इसके आधे पार्ट से अधिक होगा। स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। यानी कि जो वांडर वाल त्रिज्या होती है उसका मान सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। तो सवाल में हमसे यही पूछा गया है कि वांडर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। आगे एक बार ये फिर से आएगा तो वहाँ पर मैं इसको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो मैंने आपको 4 प्रकार के आवर्त बताए थे। ठीक है, उनको मैं वापस से लिखता हूँ एक बार। सबसे पहला आवर्त मैंने आपको बताया था अति लघु आवर्त। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था हमारा लघु आवर्त। तीसरा मैंने आपको बताया था दीर्घ आवर्त। और चौथा मैंने आपको बताया था अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। तो यहाँ पर जो अति लघु आवर्त होता है वो कौन सा होता है? जो पहला आवर्त है उसे कहते हैं अति लघु आवर्त, और लघु आवर्त कहा जाता है दूसरे और तीसरे आवर्त को। दीर्घ आवर्त कहा जाता है चौथे और पांचवें आवर्त को, और अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है छठे और सातवें आवर्त को। अब हमें इस सवाल में पूछा है कि तत्वों की संख्या कितनी होती है, किसमें? लघु आवर्त में। तो लघु आवर्त हमारा कौन सा है? दूसरा और तीसरा आवर्त। तो मैं दूसरे आवर्त के तत्वों को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरे आवर्त के तत्वों को लिखता हूँ। ठीक है, दूसरे आवर्त में सबसे पहला आता है लिथियम, उसके बाद में बेरिलियम। ये एस ब्लॉक में होता है, बीच में इनके वैकेंट प्लेस होता है। आपको बीच में वैकेंट प्लेस के बाद में आता है यहाँ पर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और लास्ट में 18वें वर्ग का तत्व अक्रिय तत्व आता है नियोन। तो तत्वों को काउंट अगर करें तो लघु आवर्त में कितने तत्व हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कि इसका ख नंबर ऑप्शन राइट होगा। उसी प्रकार से अति लघु आवर्त कौन सा होता है? पहले आवर्त में होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो अति लघु आवर्त का है, अति लघु आवर्त का। और 32 जो सबसे ज्यादा है वो है अति दीर्घ आवर्त का, अति दीर्घ आवर्त का। और जो 18 है वो दीर्घ आवर्त का संख्या है, दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो हमें पूछा है लघु आवर्त की, तो इसका राइट आंसर होगा ख नंबर ऑप्शन 8। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो मैंने पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए ऊर्जा हमें बाहर से देनी पड़ती है, और जब बाहर से ऊर्जा हम देते हैं तो उसे उत्पाद के साथ नहीं अभिकारक के साथ लिखा जाता है। तो सोडियम को मैंने जब ऊर्जा दी तो उससे एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन की कमी जब होती है तो क्या बनता है? धनायन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इस स्थिति में जो ऊर्जा दी जाती है उसे कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। ठीक है, आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा दी गई है उसे कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पृथक हुआ है तो इसे कहेंगे फर्स्ट आयनन एंथैल्पी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंड आयनन एंथैल्पी। आपको याद होगा मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटा ग नंबर ऑप्शन आयनन एंथैल्पी। 10वां प्रश्न है आपका कि किस तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। तो विद्युत ऋणता वाले टॉपिक में मैंने आपको स्पेशल पॉइंट बताया था कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि 2 परमाणुओं के मध्य जब सहसंयोजक बंध बनता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। जब HCl बनता है तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता Cl की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो इसका मतलब होता है
कि बंध के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपनी ओर आकर्षित करेगा। जो बंध में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। याद होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य रखते हैं। धात्विक गुण का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात ये आती है कि धात्विक गुण यानी क्या। धात्विक गुण की परिभाषा आपको याद होगी। मैंने बताया था कि जिनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होता है, वे धात्विक गुण अधिक प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप एक बात याद कीजिए कि जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, ठीक है, जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो आकार में कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, बढ़ता है, जिसके कारण आकार घटता है। अब जब आकार घटेगा तो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की दूरी जब नाभिक से कम होगी तो नाभिक का आकर्षण बल उस पर अधिक लगेगा और उसको निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। निकालना मुश्किल हो जाएगा। और जब निकालना मुश्किल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी धात्विक गुण कम है, क्योंकि धात्विक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री होना। यानी कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुणों में कमी देखने को मिलती है। तो इसका अपोजिट अगर देखें तो अगर दाईं से बाईं ओर हम जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो बाईं ओर जाते जाते सबसे लास्ट में हम पहुंचेंगे पहले वर्ग पर, यानी कि जो पहला वर्ग है उसका धात्विक गुण सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वर्ग, इसका धात्विक गुण सर्वाधिक होता है। उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। लघुत्तरात्मक का पहला प्रश्न बिल्कुल आसान है कि थॉमसन के मॉडल का क्या नाम था। तो नाम आपको पता होगा, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम, एक सेकेंड, इसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल इसको क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बताया था, किसी ने कमेंट में प्रश्न पूछा था, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मैं आपको वो पॉइंट नहीं समझाऊंगा, ठीक है। एक बार इसको सही से लिखते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि प्लम पुडिंग एक प्रकार की मिठाई होती है, उसके बारे में मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि बोर की कक्षाओं को क्या कहा जाता है। तो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल मैंने आपको बताया था, उसके हिसाब से बोर की कक्षाएं क्या होती है। बोर की कक्षाओं को कोष या फिर एक उसने एक्स्ट्रा नाम दिया था ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, इसी के साथ में उसने बताया था कि जो परमाणु के ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन की जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π का, मतलब H/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, जहाँ पर n यहाँ पर नेचुरल नंबर होता है। तो इसका आंसर यहीं तक होगा, कोष या फिर ऊर्जा स्तर। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। और 15वां प्रश्न आप अगर देखें तो 15वां प्रश्न है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। तो इन दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, आपको पता होगा। तो आधुनिक आवर्त नियम आप सबको याद होगा, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुण, शॉर्ट में मैं लिखना चाहता हूं यहां पे, उनके, स्पेशल बात यहां पर आती है परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। ये आधुनिक आवर्त नियम है। स्पेशल बात यहाँ पर है परमाणु क्रमांक। और जब हम बात करेंगे मेंडलीफ के आवर्त नियम की, तो मेंडलीफ के आवर्त नियम में आपको एक चेंज करना है। यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक आप देख रहे हैं, इसकी जगह चेंज करके आपको लिखना है परमाणु भार। क्या लिखना है?
परमाणु भार, यानी कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आवर्त नियम आपको याद होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है आपके सामने। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके किस गुण के आधार पर आवर्ती क्रम में व्यवस्थित किया था? तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था, यानी कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार। परमाणु भार। ठीक है, देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि 18वें वर्ग के सदस्यों को क्या नाम दिया गया है? तो 18वां वर्ग जो होता है वो अक्रिय गैसों का वर्ग होता है। याद होगा आपको, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये सारी अक्रिय गैसें होती है। इस कारण से इस वर्ग को कहा जाता है अक्रिय वर्ग। अक्रिय वर्ग। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 18वें वर्ग के सदस्यों को क्या कहा जाता है? अक्रिय वर्ग। 17वां प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न भी नाम पर आधारित है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के अन्य नाम क्या है? तो डी ब्लॉक का मैंने आपको नाम बताया था संक्रमण तत्व। क्या बताया मैंने आपको? संक्रमण तत्व। और एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक से ही बाहर निकाले गए हैं, यानी कि डी ब्लॉक के अंदर से बाहर निकाले गए हैं। ये संक्रमण तत्व है, तो इसके अंदर से बाहर निकालने के कारण इनका नाम हो जाएगा अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। तो इसी के साथ हमारा अति लघुतरात्मक वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों पर। लघुतरात्मक का पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि धातु, अधातु और उपधातु का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है जो पी ब्लॉक में होती है। ठीक है, इस प्रकार की लाइन होती है। इस लाइन के जो दाहिनी ओर वाले तत्व होते हैं वो होते हैं सारे अधातु, और इस लाइन के बाईं ओर वाले जो तत्व हैं वो होते हैं सारे धातु। और जो तत्व इस लाइन के ऊपर उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है उपधातु। तो आपको इसी पॉइंट को इस सवाल के उत्तर के रूप में लिखना है कि आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, उसके जो बाईं ओर वाले तत्व होते हैं उन्हें कहा जाता है धातु, और उसके दाईं ओर वाले तत्वों को अधातु कहा जाता है, और जो तत्व इस लाइन के ऊपर उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है उपधातु। इस प्रकार से आप उनकी स्थिति बता सकते हैं। 20वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की वर्ग में आवर्तिता बताइए, यानी कि वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो पैटर्न आपको वापस से आना पड़ेगा। पैटर्न से पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती क्या है। लब्धि का मतलब होता है जोड़ना। मान लीजिए मैं Cl में इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर क्या बनेगा? ऋणायन। ठीक है, इस ऋणायन के साथ ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है जो हम अभिकारक के साथ लिखते हैं। जबकि यहाँ पर चूंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है इसलिए हम इसे उत्पाद के साथ लिखते हैं। तो ये जो ऊर्जा मुक्त होती है इसी ऊर्जा को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि ये वाली ऊर्जा अधिक होगी
जब इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा, और इसी का उल्टा हो जाएगा, ऊर्जा जो है वो कम मुक्त होगी। कब? जब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जुड़ेगा। ये तो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल में पूछा है वर्ग में आवर्तिता। तो अब हमें देखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा या फिर मुश्किल से। तो यहाँ पर आ जाइए आप बाईं ओर। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता है क्या होता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। और जब आकार बढ़ता है तो नाभिक की, न्यूक्लियस की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उस पर नाभिक का कम आकर्षण बल लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुश्किल से जुड़ेगा, क्योंकि बाह्यतम कोश उससे बहुत ही दूर है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ऐड हो रहा है। अब वापस से आइए इस कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि जब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ऐड होता है, यहाँ पर मुश्किल वाली कंडीशन लग रही है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से ऐड होता है तो ऊर्जा कम मुक्त होती है, ठीक है, ऊर्जा कम मुक्त होती है। तो इस प्रश्न में हम क्या भाषा लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे और प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है वो भी आप इसके माध्यम से समझ चुके होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो थ्योरी वाले वीडियोस को वापस से रिवाइज कीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने, वांडरवाल त्रिज्या एवं सहसंयोजक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। तो मैंने ऊपर बताया था कि ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा, तो वहीं पर मैं आपको समझा चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। 22वां प्रश्न है कि धनायन उदासीन परमाणु से छोटा होता है तथा ऋणायन उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, क्यों। ये समझने वाला प्रश्न है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कब कब बढ़ता है उसकी बात करते हैं। या तो नाभिक में धनावेश का मान बढ़ता है, या फिर बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटती है, तब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम कब होता है, जब नाभिक के अंदर धनावेश का मान कम हो या फिर नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो। तो सवाल पर आते हैं वापस से। इसने पूछा है धनायन का निर्माण, सबसे पहले धनायन का पूछा है। तो उदासीन परमाणु से जब धनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मुक्त होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो आइए कॉन्सेप्ट पर। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है, आपको परिणाम पता है, आकार में कमी देखने को मिलती है, आकार में कमी देखने को मिलती है। यानी कि धनायन का निर्माण होने पर आकार घटता है। इसका कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा कि क्यों उदासीन परमाणु से धनायन का आकार छोटा होता है। दूसरा सवाल हमसे पूछा है कि ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा क्यों होता है। तो जब ऋणायन बनता है, जैसे कि Cl के साथ मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो यहाँ पर ऋणायन का फॉर्मेशन हुआ Cl-। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि नाभिक का आकर्षण बल जब कम होगा तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। तो इसका कारण आप समझ चुके होंगे कि ऋणायन के निर्माण के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इस कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है, जिससे आकार बढ़ता है। इस कारण से ऋणायन जो है वो उदासीन परमाणु की तुलना में बड़ा होता है,
तो कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं आप और इस प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ पर दे चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 23वां प्रश्न, प्रभावी नाभिकीय आवेश से आप क्या समझते हैं? ये वर्ग एवं आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होता है? तो परिभाषा आप सब जानते हैं, नाभिक द्वारा जो न्यूक्लियस होता है उसके द्वारा उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल, खींचने की प्रवृत्ति, इसे कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, नाभिक द्वारा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है कि वर्ग और आवर्त में किस प्रकार से यह परिवर्तित होता है। तो इसको आपको उल्टा याद रखना है और लिखना भी आपको उल्टा ही है सिस्टम, कि जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो आकार घटता है। आकार क्यों घटा है? क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ा है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने का मतलब क्या है कि नाभिक का आकर्षण बल कम हुआ है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पर कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है क्योंकि आकार बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप उल्टे रूप से इसका जो है वो आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न है कि संयोजकता एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार का आवर्ती गुण प्रदर्शित करती है? यानी कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जब हम जाते हैं तो संयोजकता किस प्रकार से परिवर्तित होती है? तो संयोजकता होती क्या है? इसका निर्धारण हम करते हैं बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर। अब बात करते हैं सवाल के ऊपर। सवाल में पूछा है आवर्त में बाएं से दाएं, तो मैंने यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं में जा रहा हूँ। ठीक है, बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ले लीजिए यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं नीचे की ओर लिखता हूँ। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5, यानी कि 2,3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का हो जाएगा 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7 एंड नियॉन का हो जाएगा 2,8। तो संयोजकता की बात करें तो 4 तक संयोजकता बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, यानी कि बोरॉन की संयोजकता 3 और कार्बन की 4। जबकि नाइट्रोजन में बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से जब अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 में से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस किया जाता है, 8 में से माइनस। तो 8 में से जब 5 जाएगा तो पीछे बचेगा हमारे पास 3, यानी कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की इसी प्रकार से हो जाएगी 2, फ्लोरीन की 1 और नियॉन की 0। इसी कारण से इसे कहा जाता है अक्रिय गैस। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इस सवाल का आंसर होगा कि जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो संयोजकता 4 तक बढ़ती है और उसके बाद में वापस क्रमशः रूप से घटती जाती है। तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है और प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ पर दे चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डाल्टन का परमाणु संरचना सिद्धांत लिखें। तो इसके 6 पॉइंट्स मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताए थे। याद होगा आपको, 6 पॉइंट्स के माध्यम से डाल्टन ने परमाणु के गुणों की व्याख्या की थी। और आपको पता होगा परमाणु के अंदर उसने कोई भी चीज नहीं बताई थी, उसने परमाणु को अविभाज्य बताया था। तो इसको देखने के लिए आपको जाना है सीधे पार्ट नंबर 1 में। अगर आपको याद नहीं है, अगर 6 पॉइंट्स आपको याद है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो पार्ट 1 में जाकर आप उसको रिवाइज वापस से करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 26वां निबंधात्मक प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुणों और दोषों की व्याख्या कीजिए। गुण और दोष की व्याख्या करनी है। एक ही वीडियो में मैंने उसके गुण भी समझाए हैं
और उनके दोषों की भी व्याख्या की है, तो उसको वहाँ पर जाके आप देखें। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था निबंधात्मक प्रश्नों की केवल मैं हिंट आपको दूंगा, ठीक है। तो हिंट मैंने आपको दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। 27वां प्रश्न है, तत्वों के निम्नलिखित गुण आवर्त सारणी में किस प्रकार की आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। इसको समझना जरूरी है, समझने का प्रयास करना आप। पहला पॉइंट है परमाणु त्रिज्या, या फिर इसको आप कह सकते हैं परमाणु का आकार। सबको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आकार घटता है। कारण क्या है? यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आकार घटता है और यहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण आकार बढ़ता है। कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आयनन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, जिसके कारण बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से रिमूव होता है। आसानी से रिमूव होने के कारण हमें उसे ऊर्जा कम देनी पड़ती है, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। इसी का उल्टा आवर्त में हो जाएगा। आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो आकार घटता है, जिसके कारण बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल जो है वो अधिक लगता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है और ऊर्जा अधिक देनी पड़ती है, यानी कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद में आती है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। तो इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा खींचेगा? जब नाभिक की शक्ति बढ़ेगी, न्यूक्लियस की जब शक्ति बढ़ेगी तब इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचा जाएगा। जबकि वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक की बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ती है, यानी कि नाभिक की जो शक्ति है कम होती है, यानी कि विद्युत ऋणता का मान घटता है। जबकि आवर्त की बात करें तो आकार घटता है, जिसके कारण से विद्युत ऋणता बढ़ती है, क्योंकि नाभिक की शक्ति यहाँ पर अधिक काम में आती है, क्योंकि बाह्यतम कोष से नाभिक की दूरी कम होती है। आप इन सब चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे, उम्मीद है। अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है आपको तो वापस से इन टॉपिक्स को रिवाइज करें, तब आप एकदम से इनको समझ पाएंगे। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण को समझाइए। तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट प्लस गुणों में आवर्तिता वाला पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। हालांकि मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको स्ट्रक्चर समझाया था, आपके एकदम दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, और गुणों में आवर्तिता मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, तो वहाँ पर जाकर आप इनको देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी याद नहीं कर पा रहे हैं। 29वां प्रश्न है कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का वर्णन करें और इस प्रयोग के परिणाम और निकाले गए निष्कर्षों का भी उल्लेख करें। तो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग मैंने आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया था, ठीक है, याद होगा आपको। तो वहाँ पर जाकर आप उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही बड़े हैं। तो उम्मीद है आपके सारे जो प्रश्न हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता है तो आप वापस से जाके इनको रिवाइज कीजिए। और एक मेन बात केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वीडियो को अभी तक लास्ट तक देखा है, स्पेशल बात आपके लिए है कि इस पूरे लेक्चर की जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस पूरे की PDF फाइल आपको नीचे की ओर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकें। PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब पॉइंट्स सॉल्व किए हुए आपको PDF के रूप में वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया
केवल निबंधात्मक प्रश्नों के मैंने आपको हिंट दिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको याद रखना है कि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का जब फर्स्ट पार्ट अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।